कभी सोचा है कि एक पुल हजारों गाड़ियों का वजन कैसे सह लेता है? या फिर एक हवाई जहाज का पंख भयंकर तूफान में भी क्यों नहीं टूटता? नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है इंजीनियरिंग। आज हम उन्हीं अदृश्य ताकतों की पड़ताल करेंगे जो इन बड़ी बड़ी चीजों को जोड़े रखती हैं, और हां, जो इन्हें तोड़ भी सकती हैं। तो सवाल ये है कि इंजीनियर्स ये करते कैसे हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि कोई पुल या प्लेन का विंग, या छोड़िए, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं वो कब टूटने वाली है? देखिए, इसका राज छिपा है मटेरियल के अंदर, बहुत गहराई में। और ये राज खुलेगा दो बेसिक कॉन्सेप्ट से, जिन्हें हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं स्ट्रेस से। जब भी किसी चीज को दबाया या खींचा जाता है तो वो चीज अंदर से एक जवाबी ताकत लगाती है। यही अंदरूनी रेजिस्टेंस, यही अदृश्य बल, बस इसी को इंजीनियर्स की भाषा में कहते हैं प्रतिबल या स्ट्रेस। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी मटेरियल के अंदर लाखों छोटे छोटे सिपाही तैनात हैं जो बाहर से आने वाली फोर्स का मुकाबला कर रहे हैं। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस उन्हीं सिपाहियों की मेहनत का नाप है। और हां, ये सिर्फ टोटल फोर्स की बात नहीं है। असली खेल तो इस बात का है कि वो फोर्स कितने छोटे से एरिया पर लग रही है। तभी तो एक नुकीली कील एक सपाट हथौड़े के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से दीवार में घुस जाती है ना। अब ये जो स्ट्रेस है ना, ये दो मेन फ्लेवर में आता है। एक तो है सीधा खींचने या दबाने वाला फोर्स, जैसे हम एक रबर बैंड को खींचते हैं, इसे कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरा है एक तरह का घिसने या काटने वाला फोर्स, ठीक वैसे ही जैसे कैंची कागज को काटती है, इसे हम कहते हैं shear स्ट्रेस। और असली दुनिया में तो किसी भी मटेरियल पर अक्सर ये दोनों ही एक साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब मटेरियल पर ये अंदरूनी स्ट्रेस लगता है तो होता क्या है? जाहिर है वो रिएक्ट करता है, वो खिंचता है, सिकुड़ता है या मुड़ जाता है। उसके शेप में जो ये बदलाव आता है, ये जो डिफॉर्मेशन है, यही है हमारी कहानी का दूसरा हीरो, विकृति यानी स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हमें बस ये बताता है कि कोई चीज अपने ओरिजिनल शेप के मुकाबले कितनी बदली है। मान लीजिए आपने एक रबर बैंड को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी, तो इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेन है 100%। ये बस ओरिजिनल साइज के मुकाबले आए बदलाव का एक सिंपल सा रेशियो है, और इसे दिखाने के लिए हम ग्रीक लेटर एप्सिलॉन यानी इप्सिलॉन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो स्ट्रेन कुछ ऐसा दिखता है। एक परफेक्ट स्क्वायर खिंचकर और मुड़कर एक टेढ़ा मेढ़ा डब्बा बन जाता है। इसकी साइड्स की लंबाई तो बदली ही, इसके कोने भी अब 90 डिग्री के नहीं रहे। ये स्ट्रेस का एकदम सीधा सीधा फिजिकल नतीजा है। आप देखिए, हर मटेरियल की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। रबर को खींचना कितना आसान है ना? वहीं स्टील को खींचने में पसीने छूट जाते हैं। तो स्ट्रेस यानी फोर्स और स्ट्रेन यानी खिंचाव, इनके बीच का यही अनोखा रिश्ता किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी को तय करता है। इलास्टिसिटी मतलब फोर्स हटाने पर वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाने की काबिलियत। किसी भी मटेरियल की इस पर्सनालिटी को कुछ खास नंबरों से समझा जा सकता है, जैसे यंग्स मॉडुलस। ये बताता है कि मटेरियल कितना जिद्दी है, मतलब वो खिंचने या दबने को कितना रेजिस्ट करता है। फिर है शेयर मॉडुलस, जो मरोड़े जाने का प्रतिरोध बताता है। ये सारे कॉन्स्टेंट्स इंजीनियर्स के लिए एक गाइड बुक की तरह हैं, जो बताते हैं कि कोई भी मटेरियल दबाव में कैसा बर्ताव करेगा। और मजे की बात यह है कि ये सारी प्रॉपर्टीज अलग थलग नहीं हैं, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे ये इक्वेशन देखिए, ये बताता है कि अगर आपको ये पता है कि किसी मटेरियल को खींचना कितना मुश्किल है यानी E, और उसे मरोड़ना कितना मुश्किल है यानी G, तो आप उसकी बाकी प्रॉपर्टीज का भी अंदाजा लगा सकते हैं। सब कुछ एक सिस्टम का हिस्सा है। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ एक पेच है। मटेरियल के अंदर का स्ट्रेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस एंगल से देख रहे हैं। हो सकता है एक एंगल से देखने पर स्ट्रेस बहुत कम लगे, लेकिन किसी दूसरे एंगल से वो खतरनाक लेवल पर हो। तो हमारा काम है उसे क्रिटिकल एंगल को ढूंढना, यानी उस सबसे कम जोर कड़ी को पकड़ना। तो हम वापस उसी उलझी हुई तस्वीर पर आ गए हैं। खींचने वाले फोर्स, दबाने वाले फोर्स, घिसने वाले फोर्स, सब एक साथ काम कर रहे हैं। अब इस खिचड़ी में ये बताना लगभग नामुमकिन है कि असल में सबसे ज्यादा तनाव कहाँ है और चीज टूटना शुरू कहाँ से होगी। लेकिन क्या हो अगर हम अपने देखने का नजरिया, अपना पर्सपेक्टिव एक ऐसे खास एंगल पर घुमा दें जहां ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी गायब हो जाए? और जवाब है हाँ, ऐसा एक एंगल होता है। इन खास प्लेन्स को कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स। अब इनमें ऐसा क्या खास है?
खास ये है कि इन प्लेन्स पर वो सारे घिसने या काटने वाले फोर्स यानी shear स्ट्रेस गायब हो जाते हैं। जीरो, बिल्कुल खत्म। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप सारा शोर हटाकर सिर्फ काम का सिग्नल सुन रहे हो। और इन्हीं प्रिंसिपल प्लेन्स पर हमें मिलता है असली खजाना, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये वो नंबर हैं जो हमें साफ साफ बताते हैं कि उस पॉइंट पर मैक्सिमम खिंचाव कितना है और मैक्सिमम दबाव कितना है। बस यही वो जानकारी है जो किसी भी चीज के टूटने की भविष्यवाणी करने के लिए चाहिए। यही वो नंबर है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और यही है वो आहा मोमेंट। बस अपने दिमाग में उस एलिमेंट को सही एंगल यानी थीटा पी पर घुमाते ही सारे परेशान करने वाले शेयर फोर्स टाओ गायब हो जाते हैं और बचती है सिर्फ और सिर्फ काम की जानकारी, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 यानी मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस। हमने उस सारी कंफ्यूजन को हटाकर एक क्लियर तस्वीर हासिल कर ली है। तो अब जब हम ये थ्योरी समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि असली दुनिया में इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, हर छोटी से छोटी चीज का एनालिसिस करना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए इंजीनियर्स कुछ स्मार्ट शॉर्टकट्स अपनाते हैं। पतली चीजों के लिए, जैसे कार का दरवाजा, वो प्लेन स्ट्रेस नाम का मेथड यूज करते हैं, और बहुत मोटी चीजों के लिए, जैसे कोई बहुत बड़ा कंक्रीट का डैम, उसके लिए प्लेन स्ट्रेन का इस्तेमाल होता है। ये दोनों ही तरीके कॉम्प्लेक्स 3D प्रॉब्लम्स को आसान 2D प्रॉब्लम्स में बदल देते हैं। यहाँ दो बढ़िया उदाहरण हैं। बाईं तरफ ये पतली सी प्लेट जिस पे लोड पड़ने पर वो साइड से आसानी से पतली हो सकती है, ये प्लेन स्ट्रेस का एक क्लासिक केस है। लेकिन दाईं तरफ ये विशाल डैम, ये इतना मोटा और लंबा है कि ये साइड से दब ही नहीं सकता। ये प्लेन स्ट्रेन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आखिर में ये सब इतना मायने क्यों रखता है? वो इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस को समझकर ही इंजीनियर्स पुल, डैम और हवाई जहाज जैसी चीज़ों को उन सबसे बुरे हालातों के लिए डिज़ाइन कर पाते हैं जिनका सामना उन्हें कभी भी करना पड़ सकता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी मॉडर्न दुनिया की सेफ्टी टिकी हुई है। तो हमने मटेरियल के अंदर की छिपी हुई ताकतों को समझना तो सीख लिया, लेकिन सिर्फ कमजोरी का पता लगा लेना ही काफ़ी नहीं है ना? असली सवाल तो ये है कि अब इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम और बेहतर और सुरक्षित और एफिशिएंट चीज़ें कैसे बना सकते हैं। और यही इंजीनियरिंग का अगला चैप्टर है।